सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया रहेंगे। और बेसिकली इंडेक्स 38 के बिल्कुल लास्ट लेक्चर में चल रहे। कंसेप्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, बस वो कंप्लीट करवा दूँ तो इंडेक्स 38 कंप्लीट। आई होप कि आप सब इसका रिवीजन प्रॉपरली कर रहे हैं। और मैं भी देख ही रहे आप, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके पास में इसका रिवीजन जो है वो 3 से 4 बार तो लेक्चर्स के अंदर ही हो जाए। ठीक है, फिर आपके पास में बचता है बस ऊपर ऊपर से रिवीजन करना, बट प्रॉपरली आप करते रहिए तो फिर आपके पास में याद रहेगा। ठीक है, रिवीजन तो बार बार होते रहे तो ही आपके पास में क्या है, हेल्पफुल है। आइए, बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, वहाँ से हम अपना वापस से ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है, इसी लेक्चर में यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा पूरे का पूरा इंडेक्स। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि इलस्ट्रेशन में मेरे हिसाब से 3-4 इलस्ट्रेशन बाकी है, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपके पास में 2-3 है। तो कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन आपके पास में रहते हैं, तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना। तो चलिए, इलस्ट्रेशन आपके पास में आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हुआ था। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 से हमारा यहाँ पे कंटिन्यू करना था। 1 से लेके 9 तक आपके पास में सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है आपके पास में, कहते हैं कि सर एक्स लिमिटेड के कोई कंपनी है एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ का बिजनेस है और ये एक्स लिमिटेड यहाँ पे कंपनी है। अब यहाँ पे कहता है कि टेक्निकल कोलेब्रेशन के लिए उन्होंने क्या किया सर, एक फॉरेन कंपनी है वाई लिमिटेड, उनके साथ कोलेब्रेट किया है क्या। ठीक है, कोलेब्रेशन इनके साथ किया है, तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ कोलेब्रेशन किया है बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और आपके पास में एज रिजल्ट कहता है कि वाई लिमिटेड वुड प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब तो वैसे मैंने आई थिंक इलस्ट्रेशन, आपके पास में इलस्ट्रेशन नहीं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आई थिंक मुझे याद आ रहा है आपके पास में इंडेक्स 16 के अंदर मैंने ये टेक्निकल नो हाउ के बारे में बताया था। खैर, मैं वापस एक बार यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है कि नॉलेज। ठीक है, कई बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कोई बिजनेस में 2-3 पार्टनर्स होते हैं। तो नॉर्मली कैसा होता है कि एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेजेबल होता है इस चीज़ से रिलेटेड, और दूसरा जो है वो मतलब अमाउंट के हिसाब से वो इन्वेस्टर होता है बेसिकली। ठीक है, एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और एक अपना नॉलेज। नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो नॉलेज इन आपके पास में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो बेसिकली कह सकते हैं आप टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज उनके पास है। वो अपना नॉलेज यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना पैसा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में कोलेब्रेशन तो आपको वैसे भी सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वाई लिमिटेड क्या करेगा, अपना टेक्निकल नो हाउ जो है वो प्रोवाइड करेगा एक्स लिमिटेड को। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो एक्स लिमिटेड के पास है ही बिजनेस। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बदले क्या होगा, इसके बदले आपके पास में वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड पे करेंगे कितने, 10 करोड़ रुपीज़। तो 10 करोड़ रुपीज़ पे होंगे, वाई लिमिटेड को पे किए जाएंगे। और बदले में क्या करना होगा सर, वाई लिमिटेड को टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करना होगा। और कितने सालों के लिए, कहता है कि सर प्रोवाइड करना होगा 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए उन्होंने जो है क्या है सर, एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप, बना लिया है, जहाँ पे ये 10 करोड़ रुपीज़ आपको पे किए जाएंगे और उसके बदले वाई लिमिटेड को अपना नो हाउ प्रोवाइड करना होगा 5 सालों के लिए। और कहते हैं कि ये जो नो हाउ हमने प्रोवाइड मिलेगा, मतलब हमें एक्स लिमिटेड, हमें मतलब एक्स लिमिटेड को मिलेगा, वो कहता है कि एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में जो 5 साल है उसमें कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो वाई लिमिटेड हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसका एक बेसिकली एस्टिमेशन बनाया है एक्स लिमिटेड ने, और वो कहते हैं कि ये आपको यहाँ पे हमने एस्टिमेशन दिया है। एस्टिमेशन में ऐसा है कि सर जैसे ही ईयर 1 हमारे पास में होगा, कंप्लीट होगा, तो पूरे साल में हम टोटल 50,000, मैं कहता हूँ, यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। वैसे ध्यान रहे, इन मैट्रिक्स टन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन दिया गया है कि 50,000 मैट्रिक टन्स हम जो है क्या करेंगे सर, प्रोडक्शन कर चुके होंगे ईयर 1 ख़त्म होते ही। इसके बाद ईयर 2 में हम 70,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे। यूनिट मतलब मैं बेसिकली यूनिट बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैट्रिक टन है। इसके बाद थर्ड ईयर में आपके पास में 1 लाख, फोर्थ ईयर में 1,20,000,
और 5th ईयर में 1,10,000। इस तरीके से ये टेक्निकल नो हाउ का हमें फ़ायदा मिलेगा, जिसके बदले हम 10 करोड़ रुपीज़ पे कर रहे हैं किसको सर, वाई लिमिटेड को। और उसके बदले हमें क्या मिलेगा सर, ये प्रोडक्शन का एस्टिमेशन हमें मिल रहा है कि इस तरीके का प्रोडक्शन हम कर पाएंगे वाई लिमिटेड की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ते हैं एक बार के लिए क्या यहाँ पे आपको दिया गया है। कहते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका और उसका एंड है, ये कहना चाहता है कि इट अचीव इट्स टारगेटेड प्रोडक्शन। तो 50,000 हमने डिसाइड किए थे यूनिट प्रोड्यूस करना, 50,000, और कहता है कि वो अचीव कर चुके हैं। मतलब 50,000 का हमने डिसाइड किया था, 50,000 मेट्रिक टन्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में कहता है कि फिफ्थ जो आपने डिसाइड किया था, कितना डिसाइड किया था सर, 70,000 टन। कहता है कि 65,000 मेट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइजर, बेसिकली फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है कंपनी, तो कहते हैं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन आपके पास में हुआ है। डिसाइड कितना किया था सर, 70,000। प्रोडक्शन हो कितना पाया, कहते हैं 65,000 सर, 65,000। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपने एस्टिमेशन बनाया था उससे 5,000 कम प्रोड्यूस हुए हैं। कहते हैं कि एंड एक्स लिमिटेड कंसीडर टू रिवाइज, इसकी वजह से एक्स लिमिटेड को लगता है कि भाई हमने ज़्यादा ही कुछ एस्टिमेशन कर दिया था, हमें इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया सर, रिवाइज करना शुरुआत की है, और रिवाइज करके नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, उसमें जो एस्टिमेशन लगाया था उसे हटा दिया और उसके बदले नया एस्टिमेशन लगाया, और कहते हैं कि जो रिवाइज फिगर है वो है 85,000, 1,05,000 और 1,15,000। मतलब जहाँ पे हमने 1 लाख डिसाइड किया था, अब 85,000 हमने कर दिया। जहाँ पे हमने 1,20,000 डिसाइड किया था, हमने वहाँ पे कर दिया है 1,05,000। और जहाँ पे 1,10,000 डिसाइड किया था, वहाँ पे हमने कर दिया है 1,15,000। तो ये रिवाइज फिगर कर दिया, ये हमने हटा दिया, और उसके बदले ये रिवाइज आपके पास में फिगर है एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है। यहाँ पे तो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, मतलब 50,000 प्रोडक्शन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास में 65,000 ही हुआ, और जिसकी वजह से हमने ये 3 साल का रिवाइज कर दिया है। ये क्वेश्चन ने कहा है। आगे क्या कहता है, कहता है कि सर एडवाइस करिए आप हाउ एक्स लिमिटेड विल अमर्टाइज। अमर्टाइजेशन का क्वेश्चन है ये। कहता है कि सर अमर्टाइज कैसे करेंगे ये टेक्निकल नो हाउ को। ये जो फीस पे की है ना 10 करोड़ रुपीस, जिसके बदले हमने ये प्रोडक्शन किया, तो इसका अमर्टाइजेशन कैसे किया जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है भाई। ये बेसिकली आपको मैंने कहा था कि सर अमर्टाइजेशन की बेसिकली 3 मेथड होती है। एक एसएलएम जो बाय डिफॉल्ट रहती है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो वही हम फॉलो करते हैं नॉर्मली। दूसरा होता है डब्ल्यूडीवी, जनरली क्वेश्चन कहता है तभी डब्ल्यूडीवी आता है। और तीसरा होता है यूनिट बेस्ड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि सर क्लियरली आपको बताया कि 10 करोड़ पे किया है और उसके बदले ये यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये बेसिकली यूनिट बेस्ड मेथड है। ये खुद आपको कह रहा है क्वेश्चन कि ना ही कोई एसएलएम है ना कोई डब्ल्यूडीवी। क्लियरली बताया कि सर 10 करोड़ का पेमेंट करेंगे, जिसके बदले हमें नो हाउ प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बदले वो नो हाउ प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से हम ये प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये 10 करोड़ पे कर क्यों रहे, प्रोडक्शन करने के लिए कहे, प्रोडक्शन करने के लिए 10 करोड़ रुपीस पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये 10 करोड़ रुपीस जो फीस हमने पे करी है, उसका अमर्टाइजेशन किसके हिसाब से होगा सर, जिसके प्रोडक्शन के हिसाब से, जिसके लिए पेमेंट हुआ है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, 10 करोड़ डिवाइड बाई 5 ईयर्स आप नहीं कर सकते, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एसएलएम मेथड नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि 10 करोड़ का पेमेंट ईयर के हिसाब से नहीं हुआ है। ये 10 करोड़ का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए किया गया है। ठीक है, बाकी तो हम भी अपने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे ही, एक्स लिमिटेड तो थे ही। 10 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों पे करना पड़ा, प्रोडक्शन पर्पस के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मोटिव क्या है सर, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा सर, आपके पास में ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाइए आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके पास में इसे लिखवा के सोल्व करवा दूँ। ठीक है, आइए हेडिंग देंगे मेरे साथ आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 10।
तो ये यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, आप भी हेडिंग दे दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, ये सॉल्यूशन। सबसे पहले इसने कहा कि सर 10 करोड़ रुपीस पे किया गया है। तो ये जो असेट है बेसिकली नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ एक तरीके की असेट ही है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग के इंडेक्स 38 के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर टेक्निकल नो हाउ हो गया, कॉपीराइट हो गया, आपके पास में लाइसेंस हो गया, ये तो ऑलवेज आपके पास में इंटेंजिबल असेट ही रहते हैं, ठीक है। तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। लाइसेंस कहाँ है, टेक्निकल नो हाउ कहाँ है, ठीक है, आपके पास में कॉपीराइट कहाँ है, पैटेंट कहाँ है, ये तो इंटेंजिबल असेट ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो 10 करोड़ रुपीज़ आपके पास में पे किया गया है, क्या ये आपके पास में सर एज अ असेट, इंटेंजिबल असेट बैलेंस शीट में दिखेगा? आंसर इज यस दिखेगा, आंसर इज यस दिखेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सर ईयर ज़ीरो मतलब आज, ईयर ज़ीरो में ऑलवेज आपके पास में बोलता हूँ, इसका मतलब होता है आज, अभी के अभी। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमने क्या किया सर, एक असेट परचेज किया। तो कहते हैं कि असेट की कॉस्ट क्या है, मैं वर्ड यूज करता हूँ कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। तो ईयर ज़ीरो है, कॉस्ट ऑफ असेट, और हालांकि हम इंडेक्स 38 में ही बात कर रहे हैं, तो असेट मतलब यहाँ पे इंटेंजिबल असेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ असेट आपके पास में कितना है सर, 10 करोड़ रुपीज 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपके पास में ₹10 करोड़, ये हमने लिख दिया, ठीक है जी, ₹10 करोड़। ये आपके पास में बैलेंस शीट में दिख जाएगा एज अ इंटेंजिबल असेट। बट क्या क्वेश्चन इज कि बैलेंस शीट में एज अ इंटेंजिबल असेट अमाउंट 10 करोड़ दिखेगा या फिर कुछ कम ज़्यादा? आज खरीदा है 10 करोड़ का है, ठीक है, लेकिन जैसे इस साल खत्म होगा अमोर्टाइजेशन होगा या फिर नहीं, ठीक है। इंटेंजिबल असेट है तो वर्ड अमोर्टाइजेशन है। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड होता तो हम डेप्रिसिएशन बोलते। तो कहता है कि डेप्रिसिएशन लगेगा या फिर नहीं, बिल्कुल लगेगा सर, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करूँगा क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है अमोर्टाइजेशन होगा या फिर नहीं, सर बिल्कुल होगा। तो जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर ईयर 1 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख लिया, और ये भी पॉइंट है कि आपके पास में क्लियरली क्वेश्चन बता रहा है कि सर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज होगा। तो कहते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड should be used, should be used, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड शुड बी यूज्ड। अब जैसे ईयर 1 आएगा आपके पास में कैलकुलेशन शुरू हो चुका है, ईयर 1, ठीक है। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड वैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इंडेक्स 16 में पढ़ा चुका हूँ। बस वही चीज़ को प्रॉपर आपके पास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए थी आपको, तो ये लीजिए आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10। चाहे आप आपके पास में इंडेक्स 16 का पढ़ रहे हो, इंडेक्स 38 का, वर्ड का चेंजेस रहता है, सिर्फ इंटेंजिबल हो या फिर टेंजिबल, बाकी कैलकुलेशन तो यही रहेगी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड की। तो बस अच्छे से समझ लीजिए। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो असेट आपको देखनी है कौन सी है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, हेडिंग उसके हिसाब से दे देना है, ठीक है। इंटेंजिबल है तो एज पर इंडेक्स 38, और टेंजिबल है तो एज पर इंडेक्स 60। कैलकुलेशन सेम रहेगी, कैलकुलेशन सेम रहेगी, ठीक है। ईयर 1, अब कहते हैं कि सर कॉस्ट इतना है माइनस अमोर्टाइजेशन होगा। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ असेट, ईयर 1 का मतलब यहाँ पे ईयर 1 एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कॉस्ट ऑफ असेट, एंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन होती है और आपको पता ही है अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट आपके पास में करके उसे शो करना होता है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये 10 करोड़ हमने शो कर दिया। कहते हैं अमोर्टाइजेशन लगेगा और फिर जो आपके पास में वैल्यू आएगी, कैरिंग वैल्यू, वो बैलेंस शीट में दिखेगी, 10 करोड़ नहीं दिखेगा। जो वैल्यू अब निकल के आएगी, ठीक है,
वो आपके पास में कहाँ पे जाएगी सर, बैलेंस शीट में दिखेगी। तो कहते हैं अमोर्टाइजेशन, माइनस करेंगे, अमोर्टाइजेशन माइनस होगा, तो लेस करेंगे अमोर्टाइजेशन, कितना होगा तो कहते हैं उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास में क्या करना पड़ेगा सर, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, यूनिट बेस्ड मेथड है। मतलब कहता है कि सर यूनिट बेस्ड मेथड का एक फॉर्मूला होता है, कहते हैं कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स और मल्टीप्लाई जितना प्रोडक्शन किया है। टोटल अमाउंट कितना है सर, 10 करोड़, लिखो 10 करोड़। ये बेसिकली फॉर्मूला मैंने इंडेक्स 16 में लिखवा रखा है, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे वापस से लिखने की ज़रूरत है। तो 10 करोड़ डिवाइड में मैंने क्या कहा सर, टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक टेबल के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल यूनिट्स। ठीक है, अच्छा ईयर 1 के एंड में खड़े हैं हम। ईयर 1 के एंड में अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, मतलब 50,000 यूनिट, 70, 1 लाख, 1,20,000 यही हम लेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमें कोई रिवाइज नहीं किया, हमने किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं किया। ठीक है, हमने 50,000 यूनिट कंप्लीट कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, ऐसा यहाँ पे है। देखिए यहाँ तक ही है, हम अभी ईयर 1 के एंड में खड़े हैं। तो ईयर 1 के एंड में 50,000 प्रोड्यूस कर चुके हैं और ये हमारा एस्टिमेशन है अभी के लिए। तो मुझे बताइए टोटल यूनिट्स कितने हैं, तो टोटल यूनिट्स यहाँ पे टोटल निकालिए। कहते हैं 50,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 और प्लस 1,10,000। तो कहते हैं कि 4,50,000 इसका टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 4,50,000। तो ये टोटल यूनिट्स हो गए। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स हो गए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, 10 करोड़ डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स मतलब कि 4,50,000। ठीक है, ये लीजिए 4,50,000 टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो कहते हैं ईयर 1 में एंड में आपने क्वेश्चन में खुद ही पढ़ा है कि सर 50,000 प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई 50,000 मैट्रिक टन्स। ठीक है, 50,000 मैट्रिक टन, ये लीजिए आपके पास में। ओके, तो ये आपके पास में कितना आ गया, 10 करोड़ डिवाइड बाय, ये आप करेंगे तो आपके पास में समथिंग अमाउंट आएगा 1,11,11,111। ये सारे आपके पास में आंसर आएगा। ठीक है, 111 लीजिए, ये आपके पास में अमोर्टाइजेशन का अमाउंट आ गया। तो ये लेस कर देंगे, तो ये आपके पास में जैसे ही लेस करेंगे आपके पास में 8 करोड़ 88 समथिंग आ जाएगा, 88 889। लो जी, ये ईयर 1 के एंड में अमाउंट आ गया। मतलब बैलेंस शीट अगर पूछी होती तो ये जो कैरिंग वैल्यू है वो आपकी बैलेंस शीट में दिख जाता है, ईयर 1 की एंड के कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में हो गई। अब नेक्स्ट ईयर 2 आएगा, ईयर 2 में हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कहते हैं ईयर 2, ठीक है, कहते हैं सर कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, कॉस्ट ऑफ असेट अब कितना है सर, ईयर 2 की स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कितना असेट की वैल्यू दिख रही है सर, 888 8 करोड़ 88 लैक्स 88,889। अमोर्टाइजेशन माइनस होगा, बिल्कुल होगा सर, ईयर 2 में अमोर्टाइजेशन माइनस होगा और फिर अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, कितना होगा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जैसे ही कैलकुलेशन आपके पास में हो जाएगा अमाउंट जो आएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, जिसे हम कैरिंग वैल्यू कहेंगे, कैरिंग वैल्यू। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं कि सर टोटल अमाउंट कितना है, इस बार ध्यान रहे 10 करोड़ नहीं है,
टोटल अमाउंट का मतलब होता है जो आपके पास में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम का टोटल अमाउंट, ठीक है। तो कहते हैं कि वैसे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से टोटल अमाउंट मतलब 10 करोड़ ही लिखना होता है। एक बार के लिए मैं आपको ये लिखना नहीं है, आपको अभी के लिए सिर्फ समझना है कि अगर कुछ नहीं होता तो मैं यही कैलकुलेशन कर रहा था। 10 करोड़ आपको लिखना है, ये 10 करोड़ मैंने लिख दिया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है सर, टोटल यूनिट्स, तो यही 4,50,000 टोटल यूनिट्स है। और क्या करते हैं सर, ईयर 2 में जितना प्रोडक्शन किया है मतलब 70,000 आपके क्वेश्चन में दिया गया है 70,000, वो मल्टीप्लाई करता है और जो आंसर होता है यही अमोर्टाइजेशन अमाउंट था, यही अमाउंट था, यही लिखना था। बट क्वेश्चन ने जो चेंजेस किए उसके वजह से मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस कहा, कहते हैं कि सर दिक्कत ये आई कि जो प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया था 70,000 उसमें चेंजेस हो गया और चेंजेस हुआ 65,000, चेंजेस हुआ सर 65,000, चेंजेस इन एस्टिमेशन। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 13 ऑफ आपके पास में इंडेक्स 16 में मैंने करवाया था क्वेश्चन एक बड़ा, जहाँ पे मैंने कहा था कि सर वैसे तो आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल वही लेना था, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता हो तो वैल्यू में चेंज हुआ था, असेट की वैल्यू में चेंज हुआ जिसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन को वापस से कैलकुलेट करना पड़ा था। मैंने पहले ही कहा था इलस्ट्रेशन आपके पास में सारे के सारे रिवाइज होने चाहिए, मतलब इंडेक्स 16 इंडेक्स 38 अभी तक जितना पढ़ा है सभी रिवीजन हो तो आपके पास में हेल्पफुल है, वरना कोई हेल्पफुल आपके पास में ये लेक्चर्स नहीं हो पाएंगे, कोई भी नहीं हो पाएंगे। रिवीजन ज़रूरी है आपके पास में। तो फिलहाल अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए और इलस्ट्रेशन नंबर 13 मुझे जहाँ तक याद है 13 था, 12 13 या फिर 14 देख लीजिए ज़रा एक बार के लिए। बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करवाया था, याद करिए या फिर नोटबुक में ओपन करके देखिए ज़रा एक बार के लिए। मैंने कहा था कि वैसे डेप्रिसिएशन हर साल सेम था, ठीक है, लेकिन दूसरा आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि कोई चेंजेस नहीं है, तो हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया था और सॉल्यूशन किया था। फिर सेकंड में वो कह रहा था कि इस साल में कुछ चेंजेस हुआ था, तो वहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन वापस से कैलकुलेट करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि चेंजेस इन वैल्यू। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है सर, चेंजेस इन वैल्यू हुआ है, चेंजेस इन वैल्यू है, इस वजह से जो मैंने ये कैलकुलेशन फॉर्मूला के बेसिस पे किया ये गलत हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ होता तो फिर यही चलता आपके पास में, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यही आपके पास में जो मैंने लिखवाया वो 10 करोड़ डिवाइड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाई 70,000 यही चलना था। बट चेंजेस इन वैल्यू जब हो जाएगा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वापस से करनी पड़ेगी, वापस से, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे ये नहीं चलेगा, आपको वापस से उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर से करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस साल से आपको वापस से न्यूली कैलकुलेट करना पड़ता है, न्यूली मतलब वैल्यू जो आपके पास में उस टाइम पे दिख रही है वो टोटल वैल्यू मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 8 करोड़ 88 लाख इसे टोटल वैल्यू माना जाएगा, ना कि 10 करोड़ को। इस वजह से क्योंकि आपके पास में एस्टिमेशन में चेंज हुआ है, वैल्यू में चेंज हुआ है, इसकी वजह से हमें ये चेंज करना पड़ा, डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करना पड़ा, जैसे नया एसेट हो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी भी याद नहीं है तो मैं आई होप कि आपने ये इंडेक्स 16 में ये क्वेश्चन देख लिया होगा और आपको याद आ चुका होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो यही आपके पास में वही कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। डिवाइड बाई टोटल आपके पास में असेट लेना है, तो देखिए यहाँ पे टोटल असेट कितनी लेंगे, तो कहते हैं कि सर ये तो आपके पास में 65,000 हो गया, और प्लस क्या करेंगे सर, प्लस यहाँ पे एस्टिमेशन, बट यहाँ पे एस्टिमेशन चेंज कर दिया है ईयर 2 के एंड में। कहते हैं कि अब यहाँ पे होगा ये 65,000 तो है ही, ये तो एक्चुअल है, इसने कहा ना 65,000। यहाँ पे हमें क्या लेना है सर 85,000, यहाँ पे 1,05,000 और यहाँ पे 1,15,000। इसका टोटल कर लो, ये टोटल यूनिट्स है और क्या, ठीक है। तो कहते हैं 65,000 प्लस 85,000 प्लस 1,05,000 और प्लस 1,15,000। तो कितना आंसर आ रहा है, 3,70,000 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। आप एक बार के लिए कैलकुलेशन करके जरा देख लीजिए 3,70,000 आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे जितना प्रोडक्शन हुआ है उस साल में, कहता है कि 65,000, ठीक है 65,000।
एस्टिमेशन में चेंज हुआ, इसकी वजह से हमें नए से डेप्रिसिएशन को वापस कैलकुलेट करना पड़ा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं है, अमोर्टाइजेशन है, ध्यान रहे। तो नए से अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन करना पड़ा, राइट। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि इंडेक्स 16 में आपके पास में मैंने पूरा क्वेश्चन इस पे करवा दिया है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 1,56,15,616। ये आपके पास में अमोर्टाइजेशन का अमाउंट आ रहा होगा। एक बार के लिए क्रॉस चेक जरूर करिएगा, आपके पास में हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में एरर हो, ठीक है। तो जैसे ही ये माइनस करेंगे आपके पास में कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है ज़रा कैलकुलेट करिए। तो कहता है 8,88,88,889 माइनस 1,56,15,616। तो ये आपके पास में आ जाएगा ये अमाउंट 7,32,73 और 272 या फिर 3 कह सकते हैं। लीजिए कैरिंग वैल्यू। अब इम्पोर्टेंट इज कि ईयर 3, 4 और 5 इसमें कोई चेंज नहीं है, तो डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम चलेगा। जैसे मैं कह रहा था कि सर यही डेप्रिसिएशन, ये आपके पास में जो है 88 वाला, यही डेप्रिसिएशन सेम चलेगा। क्यों? क्योंकि अब एस्टिमेशन में कोई चेंज नहीं है। जब एस्टिमेशन में चेंज नहीं रहता, ऊपर का ही डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही चलता है सेम। हाँ, यूनिट बेस्ड मेथड है, इसलिए यहाँ पे बस प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ यूनिट चेंज करने। तो कहते हैं ईयर 3 आया, ठीक है, ईयर 3। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में करके दे देता हूँ। अमोर्टाइजेशन आपके पास में, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन आपके पास में कैलकुलेट होगा। अमोर्टाइजेशन कितना होगा कैलकुलेट करिए। अब नए से कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि एस्टिमेशन में अब चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज होता है तभी वापस से करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर ईयर 3 में भी चेंजेस हुआ तो फिर से करना पड़ता, लेकिन ईयर 3 में अब कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। ईयर 2 में ही एस्टिमेशन में चेंज हुआ था, 70 का 65 कर दिया और फ्यूचर यूनिट्स हमने बदल दिए। क्या ईयर 3 में कुछ चेंजेस हुआ है? आंसर इज ना सर। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया ईयर 3 में या फिर ईयर 4 में या फिर ईयर 5 में, कुछ नहीं बताया। तो फिर वही रहेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट वही रहेगी 888, ठीक है। टोटल यूनिट्स वही रहेंगे 370। मल्टीप्लाई जितना प्रोडक्शन किया है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ईयर 3 में कितना प्रोडक्शन था? 85,000, ठीक है, 85,000। तो कहते हैं 85,000, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे आपके पास में, ठीक है। तो 85,000 आपके पास में कैलकुलेशन था, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2,04,20,420, ठीक है। ये आपके पास में अमाउंट आ रहा होगा, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके बाद ईयर 3 के बाद ईयर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में ईयर 3 था, अब आपके पास में ईयर 4। क्या ईयर 4 में भी कोई एस्टिमेशन में चेंज हुआ? आंसर इज नो सर। ईयर 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं, और नहीं बताया मतलब कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, टोटल अमाउंट और टोटल यूनिट सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू, ठीक है, 888, 88, 889, ठीक है। टोटल यूनिट सेम रहेंगे 370। मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास में जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, मतलब 1,05,000, ठीक है। तो कहते हैं 1,05,000, तो यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 252,
सॉरी यहाँ पे 252.25 है, 2,52,25,000, ठीक है, 25,225 समथिंग, इसके आसपास आंसर आपके पास में आ रहा होगा, ठीक है। और ईयर आपके पास में 5 आएगा, ईयर 5, ठीक है। और ईयर 5 में अमोर्टाइजेशन, ईयर 5 आपके पास में एंडिंग ईयर है, लास्ट, ठीक है। तो ये समझ आना चाहिए कि सर जैसे ही इसका अमोर्टाइजेशन माइनस होगा, अमाउंट शुड बी नील आपके पास में, अमाउंट शुड बी आपके पास में क्या होना चाहिए सर, नील। जैसे ही अमोर्टाइजेशन खत्म होगा आपके पास में अमाउंट शुड बी नील, कैरिंग वैल्यू आपके पास में, कैरिंग वैल्यू शुड बी नील। आपको पता है सर, कोई आपके पास में रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो अमोर्टाइजेशन सारा का सारा माइनस होने के बाद नील होना ज़रूरी है। नहीं हो रहा है तो कहीं कोई गलती है। हाँ, छोटा मोटा अमाउंट है, मतलब वो राउंड फिगर का आपके पास में हो सकता है तो वो ठीक है, बाकी आपके पास में अमाउंट शुड बी नील, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई एस्टिमेशन में चेंजेस नहीं था, तो अमाउंट सब सेम रहेंगे, टोटल अमाउंट और आपके पास में टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास में, और यहाँ पे 3,70,000, ठीक है। चलिए, और मल्टीप्लाई करेंगे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस आपने किए हैं। तो कितने यूनिट्स किए, कहता है कि 1,15,000, तो 1,15,000 आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। लीजिए 1,15,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 276,27,628, ठीक है। लीजिए, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था समझने के लिए, एक ही पॉइंट जो आपको याद करना था, बेसिकली रिवाइज करना था, इंडेक्स 16 में पढ़ चुके। कहते हैं कि सर ईयर 1 में आपने अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करी, ईयर 2 में यही अमाउंट रहता, यही टोटल यूनिट्स रहते, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन करना पड़ा इसलिए क्योंकि एस्टिमेशन में चेंज हो गया, अमाउंट में चेंज हो गया, बेसिकली वैल्यू में चेंज हो गया। और जो कि इंडेक्स 16 में मैंने पढ़ाया था कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सेम है, वही टोटल अमाउंट मानी जाएगी, वही टोटल यूनिट्स माने जाएंगे। और एसएलएम है तो वही डेप्रिसिएशन हर साल चलेगा, और डब्ल्यूडीवी है तो वही कैरिंग वैल्यू हर साल आपको बस कैरी फॉरवर्ड करनी है। बट जैसे ही वैल्यू में चेंज हुआ, सारे के सारे जो है यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। फिर आपको नए से कैलकुलेशन करना है, उस साल की जो वैल्यू है वो आपकी टोटल वैल्यू मानी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे उस साल से लेके लास्ट ईयर, मतलब ईयर 5 तक जितना भी आपके पास में यूनिट था वो आपको लेना है नए से। अब 4,50,000 नहीं रहा, अब आपके पास में 3,70,000 माना जाएगा, और उस साल आपने जो प्रोडक्शन किया वो मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ईयर 3, 4 देख लो, 5 देख लो, कभी कोई चेंजेस नहीं हुए उसमें एस्टिमेशन में, तो फिर वैल्यू वही रहेगी, अमाउंट वही रहेगा, यूनिट्स वही रहेंगे, ठीक है। तो बस ये सीखना था और कुछ नहीं। तो ये आपके पास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने जो आपको कहा था ये आपके पास में मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, ताकि बाद में मुझे पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो हाईलाइटेड रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10, यहाँ पे मैंने कहा था एक्स लिमिटेड है, कोलैबोरेशन करते हैं वाई के साथ, वाई लिमिटेड, जहाँ पे वाई लिमिटेड जो है उन्हें टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए एक्स लिमिटेड 10 करोड़ रुपीस पे करेगा, और जो नो हाउ है वो 5 साल के लिए हमें मिलेगा। और 5 सालों में एक्स लिमिटेड ने क्या एस्टिमेशन निकाला है, कहते हैं कि हम 5 सालों में ये प्रोडक्शन कर देंगे। 50,000 है, इसके बाद 70,000 करेंगे, इसके बाद 1 लाख, 1,20,000, और ये आपके पास में 1,10,000 ये प्रोडक्शन करेंगे, एस्टिमेशन था। इसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, कहता है ईयर 1 में तो हमने अचीव कर लिया टारगेट, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। बट ईयर 2 में चेंजेस हो गए, कहते हैं 65,000 ही हुआ, जिसकी वजह से एस्टिमेशन में चेंज करना पड़ा हमें, कहते हैं रिवाइज करना पड़ा हमें एस्टिमेशन, और नया जो एस्टिमेशन हमने रिवाइज किया वो है आपके पास में ये वाला,
और सिंपली आपको क्या पूछा था कि सर अमोर्टाइजेशन क्या रहेगा, वो आपको पूछा गया था एज पर इंड एस 38। ठीक है, तो ये बस आपको क्वेश्चन पूछा गया था जिसका हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आप इनका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो देखिए पहले साल में 1,11,11,011 आपके पास में 111 जो अमाउंट आ रहा था। इसके बाद सेकेंड ईयर आया, उसमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे मतलब अमोर्टाइजेशन निकाला। थर्ड देख सकते हैं वही अमाउंट है जो हमने निकाले थे। ठीक है, ये आपके पास में फोर्थ ईयर और ये आपके पास में फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। राइट, इसके बाद आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 11 पे। 11 क्या कहता है एक बार के लिए देख लेते हैं। आई थिंक 11 और 12 बस इतने इलस्ट्रेशन है, 12 और फिर आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, कहते हैं अपने जो है इलस्ट्रेशन 11 एक्स लिमिटेड कहते हैं कि परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहे हैं, कहते हैं कि सर एक राइट है, पेटेंट राइट, वो परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001। कितने में, कहते हैं 3 लाख। ठीक है, विच हैज लीगल लाइफ ऑफ 15 ईयर, 15 साल की लाइफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन उस पे बेस है जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट जो बेसिक थे, जो मैंने लिखवाए नहीं बट आपको बताए थे, और मैंने कहा था कि अगर आपको याद नहीं रहता आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वही 3 पॉइंट में से एक पॉइंट पे बेस ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो वो 3 पॉइंट अगर याद है तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल तरीके से पूछ लिया, बट इस पे देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा बना है। टॉपिक सिंपल था, पॉइंट छोटा था, बट क्वेश्चन आपके पास में बड़ा बना दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ये रहते हैं। तो कहते हैं हाउएवर ड्यू टू कम्पिटिटिव नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कहते हैं मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि वैसे इनकी लाइफ जो है 5 साल ही होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि सर एक्स लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट, आपके पास में प्लांट नहीं सॉरी पेटेंट राइट 3 लाख रुपए में, वैसे इसकी लाइफ 15 साल की है। बट कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, जो मार्केट में चल रहा है आपके पास में ट्रेंड, उसके हिसाब से ये पेटेंट राइट हमें हेल्पफुल कितने साल होगा, 5 साल, क्योंकि 5 साल के बाद तो उसका ट्रेंड बदल चुका होगा, 10 साल हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हालांकि पेटेंट राइट 15 साल के लिए मिला है लेकिन यूज़ तो 5 साल ही हो पाएगा। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, एस्टिमेशन है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, 3 पॉइंट जो नॉर्मल थे, मैंने कहा था कि ये समझ लेना अच्छे से, 2-3 बार तो वहीं रिवाइज करवाया था। मैंने कहा था कि सर किसी असेट की यूजफुल लाइफ फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट आप उसे कितनी एस्टिमेशन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसी पे बेस उसका अमोर्टाइजेशन होगा, ये मैंने आपको बताया था। कहते हैं उस पे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पे भी ये एग्जांपल है कि 15 साल वैसे लाइफ है असेट की, बट आप खुद कह रहे हैं कि हम 5 साल बाद या तो उसे बेच देंगे या फिर यह हमारे लिए असेट कोई हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, या तो बेच देंगे या फिर हमें ये असेट हेल्पफुल ही नहीं हो पाएगी। मतलब अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा नहीं हो पाएगी हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए इसकी 5 साल से ज़्यादा वैल्यू हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारा ये कोई बेसिकली असेट का यूज़ नहीं रहेगा, तो उसकी लाइफ ही 5 साल मानी जाएगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि उसकी एस्टिमेशन उतनी है। तो इंड एस 38 बड़ा क्लियर है कि अगर असेट की लाइफ भले ही ज़्यादा है लेकिन आपको पता है कि उससे कम ही लाइफ आपके पास में रहेगी इस असेट की यूज़ करने के लिए, तो फिर आप उसी वैल्यू मतलब उसी यूज़फुल लाइफ को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैक्स तो 15 साल है, लेकिन उससे कम आपको लग रही है कि इतने साल यूज़ कर पाएंगे तो उतने ही लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 ईयर है तो 5 साल आपके पास में कंसिडर किए जाएंगे। ये क्लियर है आपके पास में, ये क्लियर है। कहते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड यूज़ करना है, वैसे इस बार आपको बता रखा है, वरना नहीं बता तो भी एसएलएम मेथड यूज़ करते आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो एसएलएम बेसिस मेथड आपको फॉलो करना है अमोर्टाइजेशन के लिए। ठीक है, कहते हैं 1 अप्रैल 2002 आया जब, तो कहते हैं मैनेजमेंट इज अनसर्टेन दैट प्रोसेस कैन एक्चुअली बी मेड इकोनॉमिकल फिजिकल, और कहता है कि जो आपके पास में इकोनॉमिक्स में चेंज आया जिसकी वजह उन्होंने डिसाइड किया है कि पेटेंट को रिटर्न डाउन किया जाएगा एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 1,50,000।
तो इसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली 1,50,000 डिसाइड की गई है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा सर, कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस डेट की, जिस डेट को ये मैनेजमेंट 1,50,000 इसकी वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा सर, आपको सिंपली उस साल के एंड में उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के बाद उसे कंपेयर करना पड़ेगा 1,50,000 से, और कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है आपके पास में। तो 1 अप्रैल 2002 को कैरिंग वैल्यू निकालिए, उसके तहत आपको कंपेयर करना है 1,50,000 से, और मैनेजमेंट कहता है कि अब उसकी वैल्यू 1,50,000 ही लेनी है। तो आपको जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, तो उसे आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री ऑलरेडी आपके पास में पढ़ा चुका हूँ कि लॉस हुआ तो पीएनएल में डालेंगे, प्रॉफिट हुआ तो आपके पास में रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा। ठीक है, आपके पास में सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस आपके पास में। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। तो कहते हैं डिसाइड टू अमोर्टाइज ओवर 2 ईयर। अच्छा, साथ में कहता है कि आप 2 साल ही लेंगे। वैसे देखा जाए तो आपके पास में कितने साल थे, एक खत्म हुआ, मतलब 4 साल और लेने थे, 5 साल हमने डिसाइड किए थे ना, तो 4 साल और थे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिकल आपके पास में चेंजेस हुआ तो मैनेजमेंट को लगा कि उसकी वैल्यू 1,50,000 लेंगे, और अब वो 2 साल ही चलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैनेजमेंट को लग रहा है 2 साल ही चलेगा तो फिर तो 2 साल ही लेने, फिर 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना लग रहा है उतना ही लेंगे, बट मैक्स 15 साल, उससे पहले उससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ ही 15 है। बस उसके बीच में ही कहीं आगे पीछे हो सकता है, और कुछ नहीं। 5 साल, 6 साल, 2 साल, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद कहता है 1 अप्रैल 2003 आया। कहते हैं कि परफेक्ट आपके पास में इसमें कैलकुलेशन प्रोसेस हुई, प्रोडक्शन प्रोसेस हुई, और अब मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 लाख लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी आपके पास में वैल्यूएशन हो चुकी होगी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये तो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और इवन आपके पास में एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रुपीज़ वो डिसाइड कर रहे हैं। और फर्दर मोर यही नहीं, इसके अलावा भी कहते हैं कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो नाउ टू बी 4 more years, तो 4 और साल चलेगा। तो 31 मार्च आपके पास में 2003, मतलब 1 अप्रैल 2003 के बाद और 4 साल आपको लेने हैं। ये डिसाइड किया गया कब, 1 अप्रैल 2003 को डिसाइड किया गया। तो ठीक है, आगे पीछे आप करिए, लेकिन मैक्स आपके पास में 15 साल चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि डिटरमाइन करेंगे आप इंटेंजिबल असेट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या क्या वैल्यू रहेगी वो खुद पूछ रहा है आपसे, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन को जो है पूरा मुझे अच्छे से ड्राफ्ट करना पड़ेगा एक आपके पास में टाइमलाइन में, ताकि मुझे समझ आए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा कि सर, ये पूरे का पूरा मैंने टाइमलाइन ड्रॉ किया, आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और वैसे असेट हमने है, हमारे पास में असेट है, पैटर्न राइट कहा गया है इसका नाम। ठीक है, वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ये बताया गया। ठीक है, इतनी चीज़ बताई। इसके बाद कहते हैं कि वैसे लाइफ 15 साल है। लाइफ कितनी है सर, 15 साल, 15 years। अब यहाँ से कहानी शुरुआत हुई। कहते हैं कि आज मतलब 1 अप्रैल 2001 बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ने बताया कि आज का मतलब है 1 अप्रैल 2001। तो आज हम खड़े हैं यहाँ पे, असेट की वैल्यू ऐसे 15 साल है, लेकिन आज हमने डिसाइड किया आज के आज कि इसकी वैल्यू 5 साल होगी, क्योंकि मार्केट में इस तरीके के बेसिकली रीज़न चल रहे थे। तो 5 साल इसकी बेसिकली क्या चलेगी सर, लाइफ चलेगी। और एसएलएम बेसिस आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है सर, एसएलएम बेसिस पे अमोर्टाइजेशन करना है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम यहाँ पे आपके पास में जैसे ईयर एंड होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईयर एंड हुआ, ठीक है, 31 मार्च 2002 ईयर एंड मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन कितना होगा, कहते हैं कि सर 3 लाख आपके पास में, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ही शॉर्ट में करवा रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन से ही मैं आपको मैच करवा दूंगा। ठीक है,
तो अलग से इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अलग से इसकी कैलकुलेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 लाख। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। तो कहते हैं अमोर्टाइजेशन आपके पास में, या फिर मैं आपको सॉल्यूशन में करवा देता हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन होगी। अमोर्टाइजेशन, इसका मैं सॉल्यूशन ही प्रॉपर करवा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ये टाइमलाइन ड्रॉ कर देता हूँ बस। इसके बाद मैंने कहा कि सर 1 अप्रैल 2002, मतलब इसी दिन को, इसके बाद नेक्स्ट दिन कहता है कि 1 अप्रैल 2002 आया, ठीक है। और कहते हैं कि इसे हम रिटर्न डाउन आपके पास में पैटर्न को करेंगे, और जैसे ही रिटर्न डाउन करेंगे, मतलब ये रिटर्न डाउन का मतलब ईयर एंड डेट पे आप जो अमोर्टाइजेशन इसका कैलकुलेट करेंगे, तो 31 मार्च कौन सा डेट होगा, 2003। जरा इसका करेंगे अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन, और जो भी आपके पास में कैरिंग वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, जो भी आपके पास में है इससे कैरिंग वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, वो आप कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से। मतलब फेयर वैल्यू डिसाइड की गई ना, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी सर, 1,50,000। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ आप कर चुके हैं कि फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फ़ायदा है आपके पास में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। जर्नल एंट्री भी मैं बहुत बहुत बार करवा चुका हूँ, इंडेक्स 16 में, ये आपके पास में इंडेक्स 38 में, दोनों में ही करवा चुका हूँ। और नुकसान हुआ तो पीएनएल में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान रहे अमोर्टाइजेशन करते वक्त आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि ओवर 2 ईयर, 2 साल के हिसाब से अमोर्टाइजेशन करना है। तो ये भूलना नहीं है, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन जब करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साल के हिसाब से करना है, क्योंकि अब उसकी लाइफ 2 साल है, ठीक है। वैसे कितने साल में करनी थी सर, 4 साल में, ठीक है। 1 साल खत्म हुआ, यहाँ पे 4 साल के हिसाब से करनी थी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था 5 साल चलेगा, बट वापस से आपके पास में एस्टिमेशन में रिवाइज हो गया, 2 साल हो गए। तो अमोर्टाइजेशन 2 साल के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा 31 मार्च 2003 को। और उसके बाद जो कैरिंग वैल्यू आएगी उसकी कंपैरिजन होगी फेयर मार्केट वैल्यू से, जो कि 1,50,000 है, और फिर फ़ायदा हो या नुकसान हो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास में कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर आपके पास में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 2003 आया होगा। कहते हैं कि इस दिन, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 1 अप्रैल 2003, इस दिन क्या हुआ, कहते हैं कि सर वैल्यू हमने इसकी कर दी 3 लाख रुपीज़, ठीक है। कहते हैं कि 3 लाख रुपीज़ इसकी वैल्यू कर दी गई है, बहुत बढ़िया, 3 लाख रुपीज़ इसकी वैल्यू आपने कर दी। तो ये भी बढ़िया ही आपके पास में, जैसे ही आपके पास में 1 अप्रैल 2003 आएगा तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है सर, 3 लाख रुपीज़, और लाइफ 4 साल लेनी है, ठीक है। तो हैविंग परफेक्ट रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, और कहता है असेट इज नाउ वैल्यू 3 लाख। तो ये आपके पास में बेसिकली ये कहना चाहता है कि जैसे ही आप 1 अप्रैल 2003 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो भी अमाउंट कैरिंग वैल्यू आ रहा है उसके हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फेयर वैल्यू जो है ये हमने पहले भी आपके पास में 1.5 लाख रुपए किया है, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास में 1 अप्रैल 2002 को था। एक मिनट, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है बेसिकली, ये जो फेयर वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2002 के लिए, मतलब यहाँ पे है ये चीज़ इसके लिए, ठीक है। तो ये रेड कर देते हैं हम, यहाँ पे कंपैरिजन करना है 1.5 लाख से, तो यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन आप करेंगे और उससे जो कैरिंग वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो कैरिंग वैल्यू होगी उसका कंपैरिजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मतलब 1 अप्रैल 2003 को यहाँ पे फेयर वैल्यू की वापस से कंपैरिजन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फेयर वैल्यू की वापस से कंपैरिजन करनी पड़ेगी, और फेयर वैल्यू यहाँ पे लेना है 3 लाख रुपए। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्या कही, अब इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और 4 में मोर ईयर चलेगा, मतलब 1 2 3 4 और 4 साल चल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में।
ओके, तो ये चीज़ आपके पास में इस तरीके से चलने वाली है। अब जाइए, चलिए मेरे साथ आपके पास में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास 11, हेडिंग देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 का। पूरा क्वेश्चन क्या कहता है अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले सर कॉस्ट ऑफ पेटेंट स्टार्टिंग में, मतलब आज, मतलब 1 अप्रैल 2001 कहा गया आज को, तो कहते हैं कितना है कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट कितना है। तो सर स्टार्टिंग में आपके पास में अभी के अभी 3 लाख रुपए बताए गए। क्वेश्चन में आप देखिए 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, आज उसे परचेज किया गया, 3 लाख रुपए है वैल्यू, तो 3 लाख रुपीज़। ठीक है, लीजिए 3 लाख रुपीज़ आपके पास में इसकी वैल्यू है। अब ये आपके पास में कब है सर, 1 अप्रैल 2001। अब ईयर एंड होगा, अमर्टाइजेशन कटेगा, कहते हैं अमर्टाइजेशन। ठीक है, और अमर्टाइजेशन माइनस होने के बाद इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। किस दिन की कैरिंग वैल्यू आएगी सर, ईयर एंड की, मतलब 31 मार्च 2002। अमर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है सर, ऑब्वियसली आपके पास में सर एसएलएम बेसिस पे, क्वेश्चन ने खुद कहा है, तो कहते हैं एसएलएम बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो आइए एसएलएम बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। कहते हैं 3 लाख रुपीज़ आपकी वैल्यू है। लाइफ कितनी है सर, कहते हैं कि सर लाइफ आपके पास में जो है वो 5 साल की है। वैसे 15 बताई गई है, लेकिन हमने जो कहा वो 5 साल है। हमने डिसाइड कितना किया सर, 5 साल, तो कहते हैं 5 साल के हिसाब से डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो 5 साल के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी सर, 60,000। ठीक है, ये तो 2,40,000 इसकी अमाउंट आ गई, कैरिंग वैल्यू आपके पास में। ठीक है, 2,40,000। ठीक है जी, 2,40,000 इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। कैरिंग वैल्यू कब की, 31 मार्च 2002, कैरिंग वैल्यू। अब क्या कहा है, कहते हैं कि सर जो भी कैरिंग वैल्यू आएगी उसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी 1.5 लाख से, 1,50,000। किससे सर, 1,50,000 से, क्योंकि फेयर वैल्यू इसकी इतनी डिसाइड की गई है, तो जो भी आपके पास में प्रॉफिट लॉस हुआ उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे बताइए आपकी वैल्यू कितनी है, 2,40,000। कहते हैं कि सर इस दिन की फेयर वैल्यू निकाली गई और फेयर वैल्यू कही गई है 1,50,000। सर बिल्कुल नुकसान हो रहा है, पीएनएल में डालना पड़ेगा बिल्कुल। कहते हैं 1 अप्रैल 2002 की फेयर वैल्यू, और क्वेश्चन में क्लियरली बताया कि मैनेजमेंट को ये फेयर वैल्यू कंसिडर करनी है। तो फेयर वैल्यू कंसिडर करनी है तो हमें बेसिकली क्या है सर, डिक्रीज इन, ये तो आपके पास में क्या कहता है सर, डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट में डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और जबकि फेयर वैल्यू आपके पास में कम है। तो कहते हैं डिक्रीज इन वैल्यू आपके पास में कैरिंग वैल्यू बाय कितने से करना पड़ेगा, कहते हैं 2,40,000 को 1,50,000 पे लेके आना है। 240 माइनस 1,50,000, तो 90,000 से कम करना पड़ेगा, बाई 90,000 रुपीज़, बाई 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो कहते हैं कि लॉस हुआ है, डिक्रीज लॉस पीएनएल में जाएगा। तो जनरल एंट्री भी साथ साथ लिखवाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले मैंने पॉइंट लिखा और उसके बाद ये आपके पास में जर्नल। क्या होगी सर, पीएनएल में जाएगा अमाउंट और वैल्यू कम करेंगे असेट की। तो असेट की वैल्यू कम करना है, उसे क्रेडिट करेंगे, और पीएनएल आपके पास में डेबिट, क्योंकि बेसिकली डिक्रीज हुआ है, लॉस हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट,
PNL अकाउंट डेबिट टू, ये जो असेट है पेटेंट राइट, पेटेंट राइट, ठीक है जी, टू पेटेंट राइट। कितने से सर? 90,000 से। और जैसे ही ये एंट्री पास करूंगा, मुझे बताइए अब असेट कितने का हो जाएगा सर? अब मुझे बैलेंस शीट में असेट जो है कितने का दिखने लगेगा सर? 1,50,000। जैसे ही जनरल एंट्री पास करी, आपके पास में क्या हो जाएगा सर? असेट 1,50,000 का हो जाएगा। क्लियर है? तो अब असेट क्या है सर? 1,50,000। अब आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे असेट की वैल्यू 1,50,000 हो चुकी है, भूलना नहीं है। ठीक, चलिए ओके। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर हम कहाँ पे सर? 1 अप्रैल 2002 पे हैं। 1 अप्रैल 2002 पे है। अमोर्टाइजेशन लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन के साथ एक दो और इन्फॉर्मेशन थी। कहते हैं 1,50,000 तो लेना ही लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि सर 1,50,000 तो लेना ही लेना है। अब आगे जो साल लेंगे वो कहते हैं 2 साल लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना ज़रा। मैं कह रहा था कि सर फेयर वैल्यू 1,50,000 है, मतलब अब 1,50,000 असेट की वैल्यू होगी। अब क्या होगा सर? माइनस अमोर्टाइजेशन, माइनस अमोर्टाइजेशन वैल्यू। ठीक है। अगर इसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है तो एक काम करिए, मेरे तरह से इस तरीके से इसे ड्रॉ कर दीजिए तो ज़्यादा प्रॉपर आपके पास में रहेगा। 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटाता हूँ। प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बस इसे प्रॉपर, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहे तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 मिनट, इस तरीके की आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके की आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास में ये बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे इसे प्रॉपरली लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कह दिया कि ये आपके पास में क्या होगा सर? पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा सर? अमाउंट, ये अमाउंट इन रुपीज़ रहेगा। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके पास में एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा कि एग्जाम में आप इस तरीके से ही प्रेजेंट करिए तो प्रॉपर दिखेगा कि कहते हैं कि सर कॉस्ट कितनी सी? 3 लाख रुपए। किस दिन की थी? कहता है कि यहाँ पे आपके पास में 1 अप्रैल 2001 लिख दिया। कहते हैं अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट हुआ था? तो कहते हैं अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन थी 3 लाख, 5 साल माना गया था, वैसे 15 थी, लेकिन आप क्या डिसाइड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। 5 साल माना गया था, 1/5। तो कहते हैं कि अमोर्टाइजेशन आया था आपके पास में 60,000। तो कहते हैं 60,000 अमोर्टाइजेशन माइनस हो चुका। तो कैरिंग वैल्यू ऑन आपके पास में 31 मार्च 2002 कह सकते हैं। कितनी आ गई आपके पास में? 2,40,000। ठीक है, इसके बाद फेयर वैल्यू यहाँ पे निकाली गई और फेयर वैल्यू बताई गई आपके पास में 1,50,000। तो हमें बेसिकली क्या करना था? ये 2,40,000 जो आपके पास में वैल्यू थी उसे 1,50,000 पे लेके आना था। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास में फेयर वैल्यू है। तो हमने उस पर लेके आए, लॉस रिकॉर्ड किया, पीएनएल में डाल दिया, वैल्यू कम कर दी 1,50,000। अब अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, वापस से तो कहते हैं कि अब वैल्यू अमोर्टाइजेशन कितने पे कैलकुलेट होगा सर? 1,50,000 पे, क्योंकि 1,50,000 कर दी गई है ना वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई कहते हैं कि इंटू 1/4 करना था, क्योंकि अब 4 साल बाकी है, 5 साल डिसाइड किए थे ना। तो पहले वाले में आपके पास में 5 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करना था? 4। समझ रहे? तो ये चीज़ थी। लेकिन कहते हैं कि सर ईयर्स में भी आपके पास में नंबर ऑफ लाइफ में भी चेंज कर दिया गया। अब कहते हैं कि अब 2 साल ही चलेगा।
तो मल्टीप्लाई 1/2 करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ गया 75,000। तो अमोर्टाइजेशन कितना माइनस होगा 75,000। अगेन आप देख रहे हैं अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन वापस से क्यों करनी पड़ी, वरना तो ये 60,000 ही हर साल चलता है, एसएलएम है तो 60,000 ही चलना था। लेकिन क्यों करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ एस्टिमेशन चेंज हुआ है वैल्यू में। अगेन इलस्ट्रेशन 10 का कंसेप्ट मैं इलस्ट्रेशन 11 में भी रिपीट करवा रहा हूँ। यहाँ पे 60,000 ही आ रहा था, बट वापस से कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि चेंजेस इन एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट आपके पास में, चेंजेस इन एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपके पास ये माइनस किया 75,000, तो 1,50,000 में से 75,000 माइनस किया तो 75,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो 75,000 आपके पास में अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ये आपके पास में आ गई, बट कौन से डेट की, कहते 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, 31 मार्च 2003। इसके बाद आगे क्या हुआ था, कहते हैं 31 मार्च 2003 आया, उसके बाद वापस से इन लोगों ने क्या किया है सर, वैल्यू को चेंज किया है। अब कहते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 3 लाख होगी। फेयर वैल्यू कितनी होगी 3 लाख। और कहते हैं कि अब लाइफ थोड़ी सी चेंज कर दी इन लोगों ने, कहते हैं 4 साल होगी लाइफ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे चेंज कर रहे हो तो, ठीक है ना। कहते हैं कि सर अब आपको फेयर वैल्यू यहाँ पे बताई गई, फेयर वैल्यू। ठीक है, कहते हैं कि सर फेयर वैल्यू आपके पास 1 अप्रैल 2003। ठीक है, कितनी है सर 1 अप्रैल 2003 फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई 3 लाख रुपए, 3 लाख। तो अब आपको ये 75,000 को 3 लाख में कन्वर्ट करना है। सर फायदा हो रहा है, असेट की वैल्यू 75,000 है, अब उसे कन्वर्ट करके 3 लाख पे लाना है, तो फायदा है। ठीक है, तो फायदा रिकॉर्ड करना है, बढ़िया है। कहते हैं कि पॉइंट नंबर आपके पास में इंक्रीज करेंगे, इस बार तो इंक्रीज करना है, पिछली बार डिक्रीज किया था। कहते हैं इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट बाय, अब कितने से बढ़ाना है, कहते हैं कि सर 75,000 और 3 लाख का डिफरेंस आपके पास में 2,25,000 से, 2,25,000। जर्नल एंट्री लिखवा देता हूँ साथ ही साथ। अब देखिए नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है कि सर फायदा हुआ है तो आपके पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, तो आपके पास में रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाने देते हैं और असेट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जो आपके पास में पेटेंट है, पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से सर 2,25,000 से, ये नॉर्मल डेबिट आपके पास में बेसिकली क्या हो गया सर, एंट्री हो गई। बट मैंने कहा था कि सर रिवैल्यूएशन में ध्यान रहे सब्सिक्वेंट जब रिवैल्यूएशन हो, इंडिया 16 में पढ़ाया था, क्वेश्चन भी करवाया था। कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो तो ध्यान रहे पिछली बार क्या हुआ था उसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या पिछली बार लॉस हुआ था सर? हाँ, तो उसे सबसे पहले यहाँ से सेटअप करना होगा फायदे में से, उसके बाद कोई फायदा बचता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे करवा चुका हूँ, अच्छे से समझा दिया था, तो बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं एंट्री लिखवा देता हूँ। तो कहते हैं कि सर पेटेंट डेबिट होगा, ठीक है, और 2 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये नॉर्मल है एंट्री। बट हमें ये भूलना नहीं कि पिछली बार लॉस हुआ था तो लॉस को पहले सेटअप करना है टू पीएनएल अकाउंट। जो हमने लॉस को डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके पहले वो लॉस को ख़त्म करो, और अगर कोई फ़ायदा रहता है तो फिर आपके पास में कहाँ जाएगा सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो कहते हैं कि पिछली बार लॉस कितना रिकॉर्ड किया था सर 90,000, तो कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 90,000, 90,000 पहले माइनस होगा 2,25,000 में से, लॉस सेटअप किया जाएगा, उसके बाद ही तो फ़ायदा मिलता है। ठीक है, पिछली बार लॉस किया था पहले सेटअप करो, उसे सेटअप करने के बाद क्या कोई फ़ायदा है, आंसर इज 1,35,000 का। तो 1,35,000 का
फ़ायदा रिकॉर्ड होगा और ये आपकी एसेट की वैल्यू 2,25,000 से बढ़ जाएगी, जो इंडेक्स 16 में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। इंडेक्स 38 में भी इसकी मैंने चीज़ की यहाँ पे रेफरेंस दिया था और ये आपके पास में रिवीजन टू रिवीजन वापस से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और अब आगे बढ़ेंगे हम। कहते हैं कि सर ये चीज़ अब कर दी तो अब क्या हुआ सर, अब असेट की वैल्यू कितनी मानी जाएगी सर, अब असेट की वैल्यू आपके पास में मानी जाएगी 2,25,000। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। ये असेट की वैल्यू आपके पास में, ओके जी। तो आ जाइए, अब यहाँ पे क्या आएगा सर, आपके पास में 31 मार्च 2004 आ जाएगा और 31 मार्च 2004 आ जाएगा। क्या ध्यान रखना है सर, 4 साल की लाइफ हो चुकी है। तो कहते हैं कैरिंग वैल्यू हम निकालेंगे अब अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद। तो कहते हैं माइनस अमोर्टाइजेशन, ठीक है, माइनस अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन माइनस करिए, कितना अमाउंट आ रहा है देखिए ज़रा। अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन में 4 साल लेना है, वो भूलना नहीं है बस, ठीक है। 4 साल लेना है लाइफ, तो कहते हैं 4 साल लेना है। तो बताइए कैरिंग वैल्यू कितनी है सर, 3 लाख रुपए। मल्टीप्लाई 1/4, कितनी सर, 1/4। ये इंपॉर्टेंट था बस, और कुछ नहीं। कहते हैं कितना आया, तो कहते हैं 3 लाख/4 75,000, ठीक है। तो कहते हैं 75,000 आ जाएगा, जो कि माइनस होगा, ठीक है। और ये आपके पास में आंसर आ गया। कितना सर, आपके पास में 2,25,000 आ जाएगा। कैरिंग वैल्यू ऑन लिख देंगे यहाँ पे, कैरिंग वैल्यू ऑन, या फिर आपके पास में मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। तो कैरिंग वैल्यू आपके पास में 31 मार्च 2004 लीजिए, 31 मार्च 2004, ओके। तो ये कंप्लीट आपके पास में। अब यहाँ पे कहता है कि सर 31 मार्च 2005 आएगा। कहते हैं कि अब क्या कोई चेंजेस सर? नहीं है। क्वेश्चन ने कहा कि बस यहाँ तक ख़त्म, इसके बाद तो बस 4 साल ऐसे ही काटने थे। तो एक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद आ जाएगा 31 मार्च, यहाँ पे 31 मार्च 2005 आएगा। इसके बाद 31 मार्च 2006 आएगा। इसके बाद 31 मार्च 2007, और ये 4 साल ख़त्म। बात समझे? कहते हैं कि 4 साल चलना था, ये आपके पास में 1 साल, यहाँ पे ये दूसरा, ठीक है, और ये आपके पास में तीसरा। तो 4 साल आपके पास में चलने थे, ख़त्म, ठीक है। तो ये आपके पास में पहला साल, अभी इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करके अमाउंट निकालेंगे, ये फिर दूसरा और ये फिर तीसरा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सर। 4 साल मतलब ये समझ आया ना। ये 3 साल मतलब ये बेसिकली ये 3 साल बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कि 1/4/2003 से 1/4/2003 से 31 मार्च 2004 तक ये आपके पास में ईयर 1 हो गया। फिर यहाँ से लेके ये 1 साल हो गया, यहाँ से लेके ये 1, और यहाँ से लेके एक ये 3 और ये 4, टोटल 4 साल है। टोटल 4 साल है। तो बात समझ रहे हैं? तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा, कहता है कि सर 1 अप्रैल 2003 को हमने न्यू रेवोल्यूशन किया, आपके पास में 3 लाख रुपए, और साथ ही साथ कहा गया कि यहाँ से अब ये 4 साल चलेगा लाइफ। तो ये पहला साल था, और उसके बाद और 3 साल चलेंगे। तो ये जो 3 साल है, कहता है कि ये 1, ये 2 और ये 3, समझ आ रहा है? तो ये 4 साल है।
अच्छा, वैल्यूएशन में कोई चेंजेस है? नहीं सर, वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं है, तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। कहते हैं कि यहाँ पे भी 75,000 माइनस होगा। डेप्रिसिएशन वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, अगर फिर भी सर नहीं ज़बरदस्ती कैलकुलेशन करना ही है, ठीक है, तो करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो कहते हैं कि सर 2,25,000 है कैरिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 साल बचे हैं तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 75,000 आ जाएगा। ये ज़बरदस्ती की कैलकुलेशन है। ये मैं कहता हूँ कि सर कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मैंने एक रूल ही आपको बता दिया, वैल्यू में चेंज नहीं है मतलब डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है, अमोर्टाइजेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये ज़बरदस्ती कैलकुलेशन करना है तो ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हर साल आपके पास में 75,000 ही होगा, क्योंकि SLM है तो हर साल सेम है आपके पास में डेप्रिसिएशन। चेंज कब होगा? जब आपके पास में इसकी आपके पास में वैल्यू में चेंज होगा। अगर वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो डेप्रिसिएशन सेम है। और आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में, एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू नील होगी, और ये कंपलसरी है। नील होना तो ज़रूरी है, या फिर रेसिडुअल वैल्यू से मिल जाए तो आपके पास में चल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास में सोल्व हो जाता है। ये लास्ट में मैंने शॉर्ट में कैलकुलेट करवा दिया, लेकिन आप आईसी मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। आईसी मॉड्यूल में किस तरीके से सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन था इलस्ट्रेशन नंबर 11 का। आप ये चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ से लेके ये आपके पास में एंडिंग तक। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं आईसी मॉड्यूल में किस तरीके से सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है 3 लाख इसकी वैल्यू है। पहले साल में इसका डेप्रिसिएशन माइनस किया गया। ठीक है, और आपके पास में जो नेट वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आप कह सकते हैं, वो निकाली गई। इसके बाद कहता है कि जो चेंजेस हुए, कहते हैं वैल्यू एस्टिमेट कर दी गई 1,50,000 और लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इवन इसकी लाइफ में भी चेंजेस किए गए थे, 2 साल कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लाइफ जो है वो 2 साल कर दी गई, और उसके हिसाब से इसका अमोर्टाइजेशन निकाला गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आया था। नेक्स्ट ईयर में कहता है कि वापस से इसका रिवैल्यूएशन किया गया, 3 लाख वैल्यू की नहीं गई, और फ़ायदा हो रहा था 2,25,000। मैंने कहा 2,25,000 पूरे का पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा? आंसर इज नो सर। पहले इससे लॉस सेटअप होगा, जो 90,000 का पिछले साल था आपके पास में। ठीक है, तो पहले लॉस सेटअप होगा, PNL में जाएगा वो, बेसिकली PNL से सेटअप होगा बेसिकली। और बैलेंस जो 1,35,000 बचा वो आपके पास में कहाँ जाएगा सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिजर्व कह सकते हैं, सरप्लस कह सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये आपकी वैल्यू। अच्छा, हमने जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही मॉड्यूल ने भी कर दिया। कहता है कि भाई उसके बाद तो कोई चेंजेस नहीं है, तो बस सिमिलरली इस तरीके से लिख के कैलकुलेशन कर दिया हर साल का, जैसे हमने किया। तो क्या एग्जाम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आईसी मॉड्यूल ने इस तरीके का यहाँ पे करा है कैलकुलेशन, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली, कि हर साल 75,000 का यहाँ पे लगेगा। क्या 75,000 कैसे है ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं सर, आपने यहाँ पे लिख दिया ना सिमिलरली, कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो हर साल ओबियसली डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन सेम रहेगा। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइजेशन आप लिखेंगे हर साल सेम रहेगा, ख़त्म। ठीक है जी, ओके। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 कहते हैं कि कुछ एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड करके कोई कंपनी है, एक्स फार्मा कंपनी है। आपको कहता है कि आपको यहाँ पे नीचे कुछ केसेस दे रखे, ट्रांजेक्शन्स दे रखे, बेसिकली ट्रांजेक्शन्स। आपको उनको एडवाइस करना है। क्या करना है सर? आपको अपना ओपिनियन देना है, एडवाइस देना है। उसी में पहला ट्रांजेक्शन आपको कह रहा है कि कहता है कि वो एक्वायर करते हैं 4 ईयर का लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग जिसकी कॉस्ट रहेगी 1 करोड़ एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और प्रोडक्शन कमेंस कर दिया गया है इमीडिएटली, मतलब तुरंत हमने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली सर सिंपल है। कहते हैं कि आपने लाइसेंस लिया है, ठीक है, 4 साल का।
और लाइसेंस आपको पता है कि सर इंटेंजिबल असेट कंसिडर होता है, तो आप इसे क्या करेंगे सर, 1 करोड़ को एज ए इंटेंजिबल असेट शो कर पाएंगे, क्योंकि लाइसेंस आपके पास में इंटेंजिबल असेट एज पर आपके पास में इंडेक्स 38 के जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है। लाइसेंस तो ऑलवेज आपके पास में क्या है सर, इंटेंजिबल असेट है। लाइसेंस हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, मैंने कहा था आपको, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल असेट में आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो परचेज करते हैं अनदर कंपनी, एक और कंपनी परचेज कर ली, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन एक्स लिमिटेड को यहाँ पे ब्रांड विथ फेयर वैल्यू आपके पास में 3 करोड़ है, बेस्ड ऑन सेल रेवेन्यू। कहते हैं लाइफ जो है इसकी 15 साल है। तो कहते हैं कि ब्रांड यहाँ पे एक्वायर किया गया है और जिसकी वैल्यू 3 करोड़ यहाँ पे लगाई गई है। तो एक्वायर किया गया है कंपनी को जिसके अंदर ब्रांड वैल्यू कितनी थी सर, 3 करोड़, और इसकी आपके पास में लाइफ कितनी है, 15 साल। तो सिंपल है, मैंने आपको ये चीज़ कही थी, एक चीज़ क्या मैंने कहा था कि सर गुडविल हो, ब्रांड हो, इसके साथ और 2-3 नाम मैंने बताए थे। कहते हैं कि सर ये अगर सेल्फ जनरेटेड है कभी बैलेंस शीट में नहीं आएगा एज ए इंटेंजिबल एसेट, बट कहते हैं कि अगर एक्वायर है तो, परचेज किया हुआ मतलब परचेज किया है तो सर बैलेंस शीट में दिखेगा, तो सर बैलेंस शीट में दिखेगा, ऑलवेज दिखेगा आपके पास में, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आई शॉर्ट में लिखता चलता हूँ कि इसे कंसिडर करेंगे, यस सर, ये आपके पास में इंटेंजिबल असेट, IT लिख देता हूँ, इंटेंजिबल असेट, ठीक है, कंसिडर होगा। इवन मैंने केस नंबर 1 में भी कहा कि सर ये इंटेंजिबल असेट कंसिडर होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, कहते हैं कि सर स्पेंड करते हैं 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, ये स्पेंड करते हैं 1 करोड़ रुपीज़ ऑन एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे स्पेंड करे गए हैं 1 करोड़ रुपीज़, और बेसिकली इसका फ़ायदा 3 सालों में मिलना है, ये कह रहा है। देखिए एडवर्टाइजमेंट तो कभी भी आपके पास में क्या है सर, इंटेंजिबल असेट नहीं है, ये ऑलवेज आपके पास में कहाँ जाता है सर, PNL में, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हम करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे पॉइंट नंबर 4 कहते हैं कि सर इट हैज़ कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए, और डेवलपिंग कर रहे हैं, ध्यान रहे ये भूलना भी नहीं है, डेवलपिंग कर रहे हैं, और कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट जो लगा है वो 10 करोड़ है, और क्लिनिकल ट्रायल प्रूव सक्सेसफुली, मतलब ट्रायल तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मतलब ये जो खर्चा किया है 10 करोड़ वो क्या है सर, वो आपके पास में डेवलपिंग फेज है, क्योंकि ट्रायल तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और सच ड्रग्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट आपके पास में रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, और जो ये कॉस्ट है वो बता रहा है कि 31 मार्च 2000 पहले आपके पास में 5 करोड़ है, और उसके बाद 2001-2 में 5 करोड़ है। तो क्या ये इंटेंजिबल असेट माना जाएगा? आंसर इज यस सर, इंटेंजिबल असेट है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप खुद कह रहे हैं कि सर ट्रायल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, हम डेवलपिंग फेज में थे, ठीक है, ये डेवलपिंग फेज में थे, ये आपको बताया गया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डेवलपिंग फेज में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने खुद कहा डेवलपिंग में है प्लस ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो वो डेवलपमेंट फेज मान लिया जाएगा और आपके पास में कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में पॉइंट नंबर 5 कहते हैं कमेंस करते हैं दूसरा ड्रग बी को आपके पास में कमेंस किया है आपने, डेवलपिंग वर्ड यूज़ करा गया, कहते हैं 50 लाख रुपीज़ पे खर्चा किया गया, इनकर 50 लाख रुपीज़, ठीक है, टवर्ड रिसर्च एक्सपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एक्सपेंस है, ठीक है, और टेक्निकल फिजिबिलिटी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई, ये भी कहा गया है। तो क्या ये कैपिटलाइज होगा सर? नहीं, ये PNL में जाएगा। रिसर्च एक्सपेंस का कोई भी खर्चा आपके पास में कैपिटलाइज नहीं होता है। तो लीजिए 5 केस पूछा आपको, तो 5 केस आपके पास में पूछे थे, सॉल्यूशन कंप्लीट। एक बार के लिए इनके सॉल्यूशन में देख लेते क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 कहता था कि आपके पास में आपने बेसिकली इंटेंजिबल एसेट लिया था लाइसेंस, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया लाइसेंस, और लाइसेंस आपके पास में इंटेंजिबल एसेट रहता है, तो ये लीजिए इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा और कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपके पास में क्या था सर, एक आपके पास में ब्रांड था, और मैंने कहा था कि ये सेल्फ जनरेटेड तो नहीं बनेगा, बट ये एक्वायर्ड था,
तो इसे इंटेंजिबल असेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसे इंटेंजिबल असेट कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा। पॉइंट नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था। तो कहते हैं कि सर ये तो कभी कैपिटलाइज होता नहीं है, पीएनएल में जाएगा। एक्सपोर्ट हो मतलब पीएनएल में जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट था आपके पास में 1 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़ का। कहते थे कि सर यहाँ पे जो हमारा रिसर्च फेज था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो कंप्लीट हो चुका था कैपिटलाइज करेंगे। कंप्लीट हो चुका था तो कैपिटलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास में देखिए 10 करोड़ रुपीज़ आपके पास में कैपिटलाइज हो जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट में कह रहा था कि हमने 50 लाख रुपए का खर्चा किया है, बट वो रिसर्च फेज के लिए था, और रिसर्च के लिए था तो मैंने कहा सर पीएनएल में जाएगा। ठीक है, वो आपके पास में एक्सपोज हो पीएनएल। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट, और इसी के साथ इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो जाते हैं और बचते हैं आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।